हेलो एवरीवन। पीजी सेमेस्टर 3 सीसी 14 और टॉपिक है अमेरिका में दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम इन अमेरिका। अमेरिका के राज्यों में दास प्रथा उसकी स्वतंत्रता की घोषणा से 200 वर्ष पहले आरंभ हो चुकी थी। इस दास प्रथा की जड़ें 15वीं शताब्दी में खोजी जा सकती हैं, जब एक पुर्तगाली व्यापारी ने अफ्रीका से दास मजदूरों का आगाज शुरू किया था। पहला ज्ञात व्यापारी वार का डचमैन था, जिसने 1619 ईस्वी में जेम्स टाउन में 20 हबसी दास बेचे थे। 16वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीकी निग्रो दासों की इतनी बड़ी संख्या में लाया गया था कि प्रायः प्रत्येक यूरोपीय ईसाई के यहाँ लकड़ी काटने और पानी भरने के लिए एक निग्रो दास था। अफ्रीकियों को अमेरिका से ले जाकर गुलामों की तरह बेच देने का यह धंधा लाभकारी था। इस प्रकार गुलामों का व्यापार बढ़ा और इसमें अंग्रेजों, स्पेनियों और पुर्तगालियों ने व्यापार की तरह धन कमाया। गुलामों के व्यापार के लिए विशेष प्रकार के जहाज बनाए जाने लगे। गुलामों के व्यापार की नींव पर लिवरपूल बहुत बड़ा शहर बन गया। वर्ष 1661 ईस्वी में इस दास व्यापार को कानूनी मान्यता मिल गई। इस प्रकार दास प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त हुई। अमेरिका में 1776 ईस्वी में निग्रो लोगों की संख्या 5,02,132 आंकी गई थी, जो गृह युद्ध के काल तक बढ़कर 40 लाख हो गई थी। तब इनमें से अधिकांश गुलाम दक्षिण अफ्रीका में ही रहते थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने से लंकाशायर में रुई की कताई का उद्योग बहुत उन्नति कर रहा था और संयुक्त राज्य में गुलामों की मांग बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लंकाशायर की मिलों में खपने वाली रुई अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के बड़े बड़े कपास बागानों से आती थी। दक्षिणी राज्यों के हर गुलाम मालिक को, चाहे उसके पास गुलामों की संख्या कम हो अथवा अधिक, अपने गुलामों को चल संपत्ति की तरह बेचने एवं खरीदने का अधिकार था। गुलामों की स्थिति वंशानुगत संपत्ति जैसी थी। गुलाम पालना पूंजी निवेश की तरह था, और चूंकि गुलामों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए उनके मालिकों के लिए आवश्यक हो गया था कि वे अपनी गुलाम पूंजी की सार संभाल कर सके। इसी कारण गुलामों को मालिक गुलामों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनका एक निश्चित जीवन स्तर बनाए रखते थे। रॉबर्ट डब्ल्यू फॉजेल और स्टैनली एच एंगरमैन ने गुलामों की भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में उल्लेख किया है कि एक वयस्क गुलाम को दैनिक खाद्य सामग्री के रूप में 2 पाउंड मक्का और आधा पाउंड सूअर का मांस दिया जाता था। कुछ फल और सब्जियां भी दी जाती थी। अधिकांश गुलाम परिवारों के लिए अलग अलग मकान होते थे, किंतु बड़े बागानों में अविवाहित पुरुष और महिला गुलाम मजदूरों के लिए अलग अलग सामूहिक शयनगारों की व्यवस्था भी उपलब्ध थी। गुलामों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी व्यवस्था की जाती थी। ज्यादातर गुलाम खेतों पर जत्थों में काम करते थे। बच्चे बड़े या तो पानी भरने का काम करते थे अथवा खेती के हल्के फुल्के कामों में उन्हें लगाया जाता था। जो गुलाम बहुत बूढ़े हो गए थे, उन जिनसे खेती का काम नहीं संभाला जाता, उन गुलामों को छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए लगा दिया जाता था। मालिकों का प्रयत्न यह होता था कि कोई गुलाम खाली न रहे। कपास चुनने और फसल कटाई के दिनों में गुलामों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था। काली चमड़ी और गोरी चमड़ी वालों के बीच दास और मालिक के रिश्तों ने अफ्रीकी अमेरिकी एकीकृत संसार का सर्जन किया, जिसमें उनकी अपनी लोक गाथाएं थीं, अपना संगीत था, अपने नृत्य और गाने थे, भाषा भी थी। उनके धर्म में ईसाइयत और पश्चिम अफ्रीका के धर्मों का मेल स्पष्ट नजर आता था। शादी, विवाह, जन्म, मृत्यु से संबंधित उनके अपने अलग प्रकार के रीति रिवाज थे। इस तरह गोरी चमड़ी और वाले स्वामियों की दुनिया के बीच गुलामों की दुनिया अलग से पहचानी जा सकती थी। दास प्रथा एक ऐसी विचित्र संस्था थी जिसमें प्रबल प्रतिवृत्ति की अवधारणा ने मालिक और दास दोनों की मजबूती से एक साथ जकड़ रखा था। दोनों ही वर्ग इस सहजीवन को जीने के आदी हो चुके थे। यो देखा जाए तो गुलामों में भी इस जीवन से छुटकारा पाने की सामान्य तरफ न के बराबर दिखाई पड़ती थी।
अमेरिका में वेस्ट इंडीज तथा जमैका की तरह दास लोगों के विद्रोह बहुत कम हुए थे। बस यदाकदा ही इस बंधुआ मजदूर जीवन से मुक्ति के लिए कई प्रकार के उपाय अपनाए जाते थे। जैसे कभी कोई गुलाम काम चोरी करता हुआ पकड़ा जाता, कभी कुछ गुलाम भाग खड़े होते, कभी चोरी करते हुए पकड़े जाते, तथ्य छिपा जाते इत्यादि। इस दुर्व्यवहार पर उन पर कोड़े भी बरसाए जाते थे, जंजीरों से जकड़ा जाता था और घोर अपराध करने वाले पर गोली भी मार दी जाती थी। दक्षिण अफ्रीका में दासता जनजीवन घुल चुकी थी। अमेरिका के संविधान में यह घोषणा की गई थी कि सब मनुष्य जन्म से बराबर हैं, किंतु यह बात गोरे लोगों पर लागू होती थी, काले लोगों पर नहीं। दास प्रथा की लाभप्रदता। अमेरिका में दास प्रथा के अर्थशास्त्र के बारे में अर्थात उसके आर्थिक पक्ष को लेकर काफी विचार हुआ। क्या दासों पर किया गया निवेश लाभप्रद था? क्या दास प्रथा और बागान व्यवस्था मालिकों के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य थी? क्या दास प्रथा एक ऐसी मरणासन संस्था थी जो यदि गृहयुद्ध ना भी शुरू हुआ होता तब भी स्वतः समाप्त हो जाती? ये सभी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर एक मत होना असंभव सा है, क्योंकि हर वर्ग इसकी व्याख्या अपने पक्ष में करना चाहता है। इस विवाद के दो पक्ष थे, एक आर्थिक और दूसरा लोकहितकारी। दास समर्थकों का कहना था कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी वर्ग को शारीरिक श्रम करना होता है। सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता होती है जो श्रम से विमुख न हो। ऐसी स्थिति में अमेरिका के समाज को उत्तरी श्रमिक के लिए एक ऐसे उत्तरी श्रमिक आश्रित समाज अथवा दक्षिणी दास आधारित समाज में किसी एक को प्राथमिकता देनी होगी। दोनों में से दासता इनके तर्क के अनुसार अधिक सुरक्षित एवं स्थायी संस्था थी, क्योंकि दास प्रथा में श्रमिक संगठनों, हड़तालों तथा जातिवादी वर्गभेद का भय नहीं था। इसके साथ ही उत्तरी उत्पादकों के विपरीत दक्षिणी दास मालिक अपने दासों को अधिक सुविधा प्रदान करते थे। इस मनोवृत्ति तथा तर्कों के आधार पर दक्षिणी अमेरिकियों ने दास प्रथा को आवश्यक बतलाया, किंतु दास प्रथा को उत्तरी राज्यों ने एक नैतिक प्रश्न माना। उत्तरी अमेरिका में तो दास व्यापार समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा उत्तर में पेंसिल्वेनिया की दक्षिणी सीमा तक बंद हो गई थी। इस सीमा रेखा को मैसन डिक्सन सीमा कहा जाता था। एलिगनीज के पश्चिम के नए प्रदेश में और ओहिया नदी के उत्तर में दास प्रथा 1787 ईस्वी के अध्यादेश द्वारा बंद की जा चुकी थी। दक्षिण राज्यों में भी दास प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, किंतु दक्षिण में यह कार्य कानून द्वारा ना होकर व्यक्ति के हृदय परिवर्तन द्वारा पूरा हो रहा था। किंतु इसी बीच उद्योगों की उन्नति के कारण दास प्रथा भी बहुत लाभप्रद व्यवसाय बन गया था और इसलिए अब कोई इस लाभदायक व्यवसाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे दास प्रथा अमेरिका की राजनीति में अत्यंत जटिल प्रश्न बनकर रह गया। लिंकन ने एक बार कहा था कि दासता जिस स्थिति में है मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यदि मुझे सारी नैतिक अधिकार और शक्तियां भी प्राप्त हो जाएं तो मैं यह नहीं जानना चाहूँगा कि मुझे दास प्रथा की इस स्थिति का क्या उपयोग करना है। अमेरिका की कुछ लोगों का मानना है कि दासता के प्रश्नों को लेकर अमेरिका में गृह युद्ध हुआ और दक्षिण के राज्य संघ से अलग हुए, किंतु वास्तविकता यह है कि लिंकन का मुख्य उद्देश्य संघ की रक्षा करना था। दासता के अर्थशास्त्र को लेकर भारी विवाद चलता रहा है। इस प्रकार के विवादों को भड़काने में अर्थमिति विशारदों का योगदान सर्वाधिक है। इस विषय में दो प्रसंगानुकूल प्रश्न उठाए गए हैं। वे हैं, क्या दासत्व संस्था आर्थिक दृष्टि से साध्य या व्यवहार्य थी? क्या इस संस्था ने दक्षिण के विकास में रोड़ा अटकाया? जो यह पारंपरिक अवधारणा बना ली गई थी कि दासता एक मनरासन संस्था थी, इस प्रसंग में सर्वप्रथम पथ प्रदर्शक लेख एल्फ्रेड एच कॉनरेड ने लिखा था, द इकोनॉमिक्स ऑफ स्लेवरी इन द एंटेवेलम साउथ, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी,
आधुनिक समय में दक्षिणी विचारकों ने स्वीकार किया है कि अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ वह दासता के प्रश्न पर नहीं लड़ा गया, वह लड़ा गया राज्य के अधिकारों को लेकर। कुछ इतिहासकार उत्तर और दक्षिण को दो भिन्न संस्कृतियों के रूप में बांटकर देखते हैं। उनका मानना है कि दोनों क्षेत्र संस्कृति और मूल्यों के मामले में इतने अलग अलग हैं कि यदि उन दोनों को मिलाने का प्रयत्न भी किया जाए तो टकराहट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इस समस्या का समाधान 1 जनवरी 1863 ईस्वी की राष्ट्रपति लिंकन की मुक्ति की घोषणा से आरंभ हुआ, जिसके अनुसार अब सब दास स्वतंत्र कर दिए गए और उन्हें राष्ट्रीय सेवा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। धन्यवाद।